Respiration is a metabolic process in which free energy released from oxidation of organic compound is used in the formation of ATP. ठीक है, मतलब क्या है, रेस्पिरेशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होती है, ब्रेकडाउन होता है किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ऑक्सीडेशन होता है मतलब ब्रेकडाउन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक है, और उस ऑक्सीडेशन से जो फ्री एनर्जी रिलीज होती हैं वो यूटिलाइज होती हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी. ठीक है, तो जो कंपाउंड ऑक्सीडाइज्ड होते हैं रेस्पिरेशन के अंदर उनको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. ठीक है, क्या बोलते हैं उनको, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं. वो कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं, फैट्स भी हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, या फिर कोई ऑर्गेनिक एसिड भी हो सकता है. ठीक है, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली जो सबस्ट्रेट यूज किए जाते हैं रेस्पिरेशन के अंदर वो क्या होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं. ठीक है, अब ऑक्सीडेशन जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो क्या होगा, या तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है या फिर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है. ठीक है, कंप्लीट के केस में क्या होता है, अगर ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो रहा है और सबस्ट्रेट का, ठीक है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, बाई प्रोडक्ट मिलता है हमें CO2 प्लस वाटर. ठीक है, और उससे हमें मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती हैं. ठीक है, जो कि ATP फॉर्मेशन में यूज़ की जाती हैं. ठीक है, लेकिन इनकम्प्लीट अगर हो रहा है ऑक्सीडेशन सबस्ट्रेट का तो उस केस में हमें लेस एनर्जी मिलती है. ठीक है, रिएक्शन क्या होगी, जैसे ये क्या है C6H12O6. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्लस में 6CO2, ग्लूकोज प्लस O2. ठीक है, प्लस क्या मिलता है इसे बाई प्रोडक्ट 6CO2 प्लस में 6H2O, और यहाँ पे एनर्जी हमें कितनी मिल रही है 674 किलो कैलोरी. ठीक है, ये किसका केस है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन का. उसके बाद है कंपनसेशन पॉइंट. एक टर्म आती है कंपनसेशन पॉइंट. तो कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है, पॉइंट व्हेन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन. ऐसा पॉइंट जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का रेट रेस्पिरेशन के रेट के इक्वल हो जाता है उसको बोलते हैं कंपनसेशन पॉइंट. ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के अंदर जो O2 इवोल्व होती हैं वो इक्वल हो जाती हैं अगर रेस्पिरेशन के अंदर जितनी O2 यूटिलाइज होती हैं. ठीक है, तो उस पॉइंट को बोलते हैं कंपनसेशन पॉइंट. ठीक है, नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी क्वोशंट. रेस्पिरेटरी क्वोशंट को RQ वैल्यू भी बोलते हैं. RQ वैल्यू क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवोल्व बाय द वॉल्यूम ऑफ O2 अब्जॉर्ब. जितनी CO2 मिली है, इवोल्व हुई है, रिलीज हुई है रेस्पिरेशन के अंदर बाय द वॉल्यूम ऑफ O2 अब्जॉर्ब, जितनी O2 यूज हुई है उसकी रेशियो को बोलते हैं RQ वैल्यू. ठीक है, ये RQ वैल्यू जो है ये वेरी करती है डिफरेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के साथ और ऑक्सीडेशन के साथ भी, कंप्लीट ऑक्सीडेशन है या फिर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है. ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने अभी रिएक्शन देखी थी. ठीक है, रेस्पिरेशन की यहाँ पे क्या था, 6O2 जो है वो यूटिलाइज हो रही थी और 6CO2 यहाँ पे रिलीज हो रही थी. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम RQ निकालते हैं, RQ वैल्यू क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवोल्व. तो यहाँ पे CO2 कितनी इवोल्व हुई है 6 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ O2 अब्जॉर्ब हुई है 6. ठीक है, तो इस केस में ये क्या आते हैं, यहाँ पे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या था, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट था. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट के केस में RQ वैल्यू हमारी कितनी आई है 1, मतलब यूनिटी. ठीक है, फैट्स के केस में लेस देन 1 होती है, प्रोटीन के केस में भी लेस देन 1 होती हैं. ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड के केस में ग्रेटर देन 1 होती हैं और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी मोर देन 1 RQ वैल्यू होती है. ठीक है, अब सिग्निफिकेंस क्या होता है RQ वैल्यू का, अगर RQ वैल्यू लेस देन 1 है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, उस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के अंदर लो O2 कंटेंट है. ठीक है, अगर RQ वैल्यू मोर देन 1 है तो हम कह सकते हैं कि उस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के अंदर O2 कंटेंट क्या है, हाई है. ठीक है, मोर O2 कंटेंट है. और अगर इक्वल है मतलब 1 है, ठीक है, तो इसके इसमें क्या होगा कि CO2 एंड O2 का प्रोपोर्शन जो है वो इक्वल है. अब RQ वैल्यू को मेजर कैसे करते हैं, हम इसको मेजर करते हैं गैनोंग रेस्पिरोमीटर या फिर गैनोंग पोटोमीटर के थ्रू. ठीक है, उसके बाद है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. ठीक है, मेनली यहाँ 2 टाइप्स के रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन या फिर एनएरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक के केस में क्या होता है, एरोबिक में हम यूज करते हैं एटमॉस्फेरिक O2 को. ठीक है, और एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन मतलब कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का. ठीक है, अगर कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा तो हमें बाई प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, CO2 प्लस में वाटर. ठीक है, और वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है मोर, मतलब 674
674 किलो कैलोरी, ठीक है, 674 किलो कैलोरी रिलीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट है एनारोबिक। एनारोबिक जैसे फर्मेंटेशन क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है, उस केस में क्या होते हैं, हमें O2 की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। और इस केस में कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, मतलब पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। तो इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन का, वो होता है इथेनॉल और लैक्टिक एसिड प्लस में CO2, ठीक है। इथेनॉल जो है जैसे यहाँ पे लिखा है इथेनॉल होगा या फिर लैक्टिक एसिड होगा और प्लस में क्या होगी, CO2 होगी। तो इथेनॉल जो है वो प्लांट्स में होता है, इथेनॉल प्लस CO2, और लैक्टिक एसिड जो है वो मेनली रिलीज होता है एनिमल्स के अंदर, ठीक है, या फिर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के केस में, ठीक है। उसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म क्या है एनारोबिक रेस्पिरेशन का, ठीक है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कोई भी रेस्पिरेशन है, सबसे पहले हमें क्या चाहिएगा, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट चाहिएगा, ठीक है। और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यहाँ पे क्या लिया है, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का हमने पढ़ा है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में क्या बनता है, इथेनॉल प्लस में CO2 या फिर लैक्टिक एसिड प्लस में CO2, ये रिलीज होती हैं थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट नहीं होता, ये नहीं कि डायरेक्ट ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल या फिर लैक्टिक एसिड प्लस CO2 के अंदर, ठीक है। पहले क्या होता है, ग्लूकोज पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है, EMP पाथवे के थ्रू, ग्लाइकोलिसिस के थ्रू, मतलब पहले ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के अंदर एंटर करता है, वहाँ से हमें पायरुविक एसिड मिलता है, और फिर पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है इथेनॉल या फिर लैक्टिक एसिड प्लस CO2 के अंदर थ्रू इथेनॉल या फिर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के थ्रू, ठीक है। अब है ग्लाइकोलिसिस और EMP पाथवे। ये ऐसा पाथवे है ग्लाइकोलिसिस और EMP पाथवे जो कि एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन दोनों के अंदर कॉमन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन हो या फिर एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, EMP पाथवे दोनों में होगा, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस को हम EMP पाथवे क्यों बोलते हैं, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस मतलब इसके अंदर क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, ठीक है। तो मतलब सबस्ट्रेट क्या होगा, ग्लूकोज होगा, ठीक है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, एंड प्रोडक्ट मिलता है हमें 2 पायरुविक एसिड, ठीक है। इसको EMP पाथवे क्यों बोला है, क्योंकि 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, एम्बेडन, मेयरहोफ एंड पार्नेस, ठीक है, इसलिए इसको EMP पाथवे बोलते हैं। अब है स्टेप्स क्या क्या है इसके। सबसे पहले क्या चाहिए हमें, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट चाहिए, और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज होगा, ठीक है। इसके केस में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस में 2 फेज होती हैं, मेनली फेज 2 होती हैं, लेकिन स्टेप्स 10 होते हैं, ठीक है। प्रीपरेटरी फेज होती हैं फर्स्ट, और सेकंड होती हैं PO फेज। प्रीपरेटरी फेज में क्या होता है, उस फेज में ATP कंज्यूम होती हैं, ठीक है। और मतलब हम क्या कर सकते हैं कि प्रिपरेटरी फेज में एनर्जी इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। और सेकंड फेज होती है पे ऑफ फेज। पे ऑफ फेज में क्या होती है, ATP रिलीज होती है, ठीक है। तो सबसे पहले है ग्लाइकोलिसिस के अंदर प्रिपरेटरी फेज, और प्रिपरेटरी फेज के अंदर फर्स्ट स्टेप है फॉस्फोराइलेशन, मतलब ग्लूकोज का जो सबस्ट्रेट है उसका क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन होगा, ठीक है। तो फॉस्फोराइलेशन के लिए एंजाइम है, ग्लूकोज क्या है, एक हेक्सोज है, ठीक है, हेक्सोज शुगर है, तो एंजाइम क्या आएगा, हेक्सो, और हो क्या रहा है यहाँ पे, फॉस्फोराइलेशन, तो क्या होगा, काइनेज। हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ATP यूटिलाइज होगी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अब अभी आपने पढ़ा है कि प्रिपरेटरी फेज है, ये एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज है, और वैसे भी हमें क्या करवाना है, फॉस्फोराइलेशन करवाना है। तो फॉस्फोराइलेशन करवाने के लिए यहाँ पे क्या है, ATP एंजाइम है हेक्सोकाइनेज, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है उसका क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन होगा 6 कार्बन पे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। उसके बाद क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ये अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो जाएगा, आइसोमराइज हो जाएगा। मतलब सेकंड स्टेप क्या होगा, फर्स्ट था फॉस्फोराइलेशन, सेकंड है आइसोमराइजेशन, ठीक है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है।
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। और यहाँ पे एंजाइम क्या आएगा कि किसका आइसोमराइजेशन हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का। तो फोस्फो ग्लूको और स्टेप क्या है, ये तो क्या है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, क्या है ये सबस्ट्रेट है। एंजाइम क्या होते हैं, सबस्ट्रेट प्लस में जो रिएक्शन हो रही है उसको मिला के बनते हैं, ठीक है। तो क्या होगा फोस्फो ग्लूको, ठीक है। और क्या प्रोसेस क्या है, आइसोमराइजेशन हो रहा है, मतलब फोस्फो ग्लूको आइसोमरेज, एंजाइम आएगा आइसोमरेज, ठीक है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है थर्ड स्टेप आएगा फोस्फोराइलेशन फर्दर, मतलब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का क्या हो जाएगा, फोस्फोराइलेशन हो जाएगा। 6 पोजीशन पे तो ऑलरेडी फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, ठीक है। अब फॉस्फेट ग्रुप कहाँ पे आएगा, फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का जब फोस्फोराइलेशन होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, ठीक है। यहाँ पे एंजाइम क्या आएगा, फोस्फो फ्रक्टोकाइनेज, ठीक है। अब यहाँ पे जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बाइफॉस्फेट बना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा क्लीवेज, ठीक है। एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो है उसका क्लीवेज हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या बनाएगा, 2 ट्रायोज फॉस्फेट बनाएगा, ठीक है। एक एल्डोलेज और एक कीटोज, कीटोज एंड एल्डोलेज सॉरी एल्डोज, ठीक है। 2 ट्रायोज फॉस्फेट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। किससे, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट के क्लीवेज से। और यहाँ पे एंजाइम कौन सा आएगा, एल्डोलेज, ठीक है। तो क्या बना, एक बना है कीटोज क्या है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। और एल्डोज है 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड या फिर ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। अब क्या है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है ये डायरेक्टली इसका डिग्रेडेशन नहीं हो सकता, ठीक है, ग्लाइकोलिटिक पाथवे के थ्रू। इसलिए ये कन्वर्ट हो जाता है अपनी आइसोमेरिक फॉर्म के अंदर, कौन सी है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो आइसोमराइज हो जाएगा ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर। तो फिफ्थ स्टेप क्या होगा, आइसोमराइजेशन। और एंजाइम क्या आएगा, ये क्या है, अभी मैंने बताया था कि क्या बने हैं, ये ट्रायोज फॉस्फेट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंजाइम आएगा ट्रायोज फॉस्फेट और आइसोमरेज, ठीक है, कन्वर्ट होगा। यहाँ तक जितने भी मॉलिक्यूल थे, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट था या डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट था, ये सब क्या थे, 1-1 मोल था इनका, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इससे पहले वाले जितने भी थे सारे क्या थे, 1 मोल थे, ठीक है। अब डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर, ठीक है। ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे हमें क्या मिले, 2 मॉलिक्यूल मिल गए ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर, ठीक है। क्योंकि एक तो पहले से बना था, इससे 2 ट्रायोज फॉस्फेट बने थे, ठीक है। और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो भी कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर थ्रू द प्रोसेस ऑफ आइसोमराइजेशन। तो यहाँ पे ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कितने बने, 2 मोल, ठीक है। अब क्या होगा, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है, यहाँ तक जो स्टेप था, यहाँ तक क्या था, कौन सा फेज था, फर्स्ट मैंने जो बताया प्रिपरेटरी फेज था जिसके अंदर एटीपी यूटिलाइज हो रही थी। अब चलेगा कौन सा, पे ऑफ फेज, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अब पे ऑफ फेज के अंदर एंटर करेंगे और 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं ये इनका क्या होगा, पहले ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन से क्या होगा, ये जो CHO ग्रुप है ये चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिल ग्रुप में, ठीक है। और उसके बाद होगा फोस्फोराइलेशन, तो 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। अब यहाँ पे एंजाइम कौन सा आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 स्टेप हुए हैं, पहले ऑक्सीडेशन हुआ है उसके बाद फोस्फोराइलेशन हुआ है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन कहें या फिर क्या कह सकते हैं हम, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं इसको, डीहाइड्रोजिनेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंजाइम क्या आएगा, डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है। और वो क्या था, सबस्ट्रेट क्या था हमारा, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। तो एंजाइम आ जाएगा ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज, 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बन गया, 1,3 BPG इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, ठीक है।
अब 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड जो है इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। और ऑक्सीडेशन में वही एंजाइम आएगा डीहाइड्रोजिनेज, ट्रायोज फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है। यहाँ से H और यहाँ से H, ये दोनों H जो है यहाँ से रिमूव हो जाएंगे डिहाइड्रोजिनेशन के थ्रू या फिर ऑक्सीडेशन के थ्रू, ठीक है। और 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर, ठीक है, प्लस में NaDH प्लस H पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या है, ये 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, इसके अंदर 2 फॉस्फोरिक ग्रुप यहाँ पे अटैच है, ठीक है। एक फर्स्ट पोजीशन पे है, एक थर्ड पोजीशन पे है, ठीक है। अब ADP की प्रेजेंस में क्या होगा, ADP की प्रेजेंस में ये जो है 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये अपना एक फॉस्फोरिक ग्रुप जो है वो किसको दे देगा, ADP को दे देगा, ADP को ट्रांसफ़र कर देगा और ADP कन्वर्ट हो जाएगी ATP के अंदर। जैसे ही ADP को इस सबस्ट्रेट से क्या मिला, एक फॉस्फोरिक ग्रुप मिला, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी ATP के अंदर, ATP फॉर्मेशन हुई यहाँ से। और 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बाई रिलीजिंग 1 फॉस्फोरिक ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर, ठीक है। एंजाइम यहाँ पे क्या आएगा, फॉस्फोग्लिसरल काइनेज, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने पहले देखा है कि ATP का प्रोडक्शन होता है जब ADP प्लस में PI इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंबाइन होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये एक इंटरमीडिएट है, ठीक है, ग्लाइकोलिटिक पाथवे का एक इंटरमीडिएट है, सबस्टेट है, ठीक है, जिसने ट्रांसफ़र किया है अपना फॉस्फोरिक ग्रुप ADP के पास और फिर फॉर्मेशन हुई है ATP की, ठीक है। तो इस टाइप का जो फॉस्फोरिलेशन होता है, इस टाइप की जो ATP प्रोडक्शन होती है उसको बोलते हैं सबस्टेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, जिसके अंदर ATP जो है वो किससे बनती है, इंटरमीडिएट जब ट्रांसफ़र करता है फॉस्फोरिक ग्रुप, ठीक है, उसकी वजह से जब ATP की प्रोडक्शन होती है तो उसको बोलते हैं सबस्टेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ से 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर, ठीक है। एंजाइम है फॉस्फोग्लिसरल म्यूटेज, ये कहाँ था, थर्ड पे था, थर्ड कार्बन पे था फॉस्फोरिक ग्रुप यहाँ पे, और ये आ जाएगा अब सेकंड पे, ठीक है। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर। एंजाइम है फॉस्फोग्लिसरल म्यूटेज। अब 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, ये इनोलेज की प्रेजेंस में इसका क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है। और डिहाइड्रेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर होता है, तो यहाँ से OH और यहाँ से H, ये वाटर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और ये जैसे ही वाटर रिमूव होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, अनसेचुरेशन आ जाएगी, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड के अंदर। 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड प्लस में वाटर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है डीफॉस्फोराइलेशन। 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड जो है इसका क्या हो जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और ये किसको ट्रांसफ़र हो जाएगा, ADP के पास ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। और 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा पायरुविक एसिड के अंदर, और फॉस्फोरिक ग्रुप जैसे ही मिला ADP को तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ATP के अंदर, और ये फर्दर क्या है, सेकंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है, जितने भी मॉलिक्यूल अभी आपने स्टार्टिंग से देखा होगा, पे ऑफ फेज जहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ से हुआ था, जब 2 ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बने थे, ठीक है। और 2 ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से फिर हमें क्या मिला था, 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। तो 2 ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से हमें 2 मोल ऑफ 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड मिले से। इस टाइप से ये जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या है, 2 मोल है, ठीक है। ये भी 2 मोल है और ये भी 2 मोल है, ठीक है। तो इस टाइप से ग्लाइकोलिसिस के अंदर हमें क्या मिला,
जैसे ही 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से हमें कितने पायरुविक एसिड मिले, 2 पायरुविक एसिड मिले। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एंड प्रोडक्ट क्या होता है ग्लाइकोलिसिस का, 2 मोल ऑफ पायरुविक एसिड। ठीक है, और इसके अंदर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है। कब हुआ, एक बार कब हुआ, जब 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड ने अपना एक फॉस्फोरिक ग्रुप ट्रांसफर किया था एडीपी के पास। ठीक है, तो उस टाइम पे एटीपी का प्रोडक्शन हुआ। और सेकंड हुआ है लास्ट में, जिस टाइम पे 2 फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड कन्वर्ट हुआ पायरुविक एसिड के अंदर। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस के अंदर 2 बार सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है